वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था लॉरेंज रूपांतरण के बारे में कि लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत जो सदिश की लंबाई है उसकी लंबाई का जो वर्ग है यानी कि एक्स म्यू का जो स्क्वायर है वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट नहीं कोवेरिएंट रहता है, निश्चल रहता है। एक्स म्यू का स्क्वायर इक्वल टू एक्स म्यू डैश का स्क्वायर समीशन के साथ हमने इस चीज को सिद्ध किया था कि यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर का मान लॉरेंस रूपांतरण के अंतर्गत एस और एस डैश के अंतर्गत क्या रहेगा, इसका मान निश्चल रहेगा, जहां एस डैश एस के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में गतिशील था। ठीक है, यहां तक कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन डालें लिखें सिद्ध कीजिए कि स्थिर निर्देश तंत्र में फोटोन का वेग तथा गतिशील निर्देश तंत्र में फोटोन का वेग एक समान होता है। सिद्ध कीजिए कि स्थिर निर्देश तंत्र में फोटोन का वेग एवं गतिशील निर्देश तंत्र में फोटोन का वेग एक समान होता है। फोटोन का वेग वैसे कितना होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। तो देखें कि दो फ्रेम हमने ले लिए, इधर देखो आंसर के लिए कि हमने दो फ्रेम ले लिए एस व एस डैश, इधर देखो फिर लिखना एस व एस डैश दो फ्रेम ले लिए। एस डैश है वो एस के सापेक्ष नियत वेग v से प्लस एक्स दिशा में गतिशील है, तब वेगों का जो संयोजन होगा ux डैश इक्वल टू हम कैसे लिखते थे ux माइनस के v अपॉन 1 माइनस ux v अपॉन c स्क्वायर, जहां ux तो क्या था s निर्देश तंत्र में फोटोन का वेग हो जाएगा, s निर्देश तंत्र में फोटोन का वेग जो कि कितने के बराबर होगा, c के बराबर, और ux डैश क्या हो जाएगा s डैश निर्देश तंत्र में फोटोन का वेग। ठीक है, वो हमें सिद्ध करना है c के बराबर। तो इसमें ux डैश इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पर c माइनस के v अपॉन 1 माइनस cv अपॉन c स्क्वायर, इस तरह से। तो c माइनस v अपॉन में c स्क्वायर, हम एलसीएम लेते हैं या c से c कट जाता है, c से c कट जाएगा तो c माइनस v अपॉन में c बचेगा, एलसीएम c से c कट के c एलसीएम ले लिया तो c माइनस v, तो कितना बचेगा ये c के बराबर, मतलब ux c के बराबर है, मतलब स्थिर निर्देश तंत्र में भी प्रकाश का वेग के बराबर है फोटोन का वेग, तो s डैश निर्देश तंत्र में भी प्रकाश के वेग के ही बराबर आ रहा है उसका वेग, ये हमें सिद्ध करना था। तो वेगों का संयोजन वाला फॉर्मूला लगाना था, ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन था। तो लिखें पहले आंसर में, माना निर्देश तंत्र S में फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर है। माना निर्देश तंत्र S में फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर है, तब वेगों के संयोजन की समीकरण से निर्देश तंत्र S डैश में फोटोन का वेग ux डैश इक्वल टू ux माइनस v अपॉन 1 माइनस ux v अपॉन c स्क्वायर। पूरा लिख दे नीचे तक। पूरा लिखो, इसको लिख देना। अतः एस डैश निर्देश तंत्र में भी फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा। अतः एस डैश निर्देश तंत्र में भी फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, निर्देश तंत्र S में एक सदिश राशि को, निर्देश तंत्र S में एक सदिश को 6i कैप प्लस 4j कैप मीटर, निर्देश तंत्र S में एक सदिश राशि को 6i कैप प्लस 4j कैप मीटर से प्रदर्शित किया जाता है। यदि दूसरा निर्देश तंत्र S डैश प्लस x दिशा में प्लस x दिशा में 0.6 वेलोसिटी से 0.6 c वेलोसिटी, यानी प्रकाश की वेलोसिटी का 0.6 गुना 0.6 वेग से गति कर रहा है, प्लस x दिशा में 0.6 वेग से गति कर रहा है, तो निर्देश तंत्र S डैश में इस सदिश को ज्ञात कीजिए। तो निर्देश तंत्र S डैश में इस सदिश को ज्ञात कीजिए। तो देखो, इधर देखो, पूरा फोकस इधर करना, तभी समझ में आएगा। एक सदिश दिया हुआ है जिसका x दिशा में घटक 6 है और y दिशा में घटक 4 है, तो इस सदिश को हम इस तरह से बना सकते हैं कि एक सदिश है ये, इसकी वैल्यू कितनी है 6i कैप प्लस 4j कैप, तो इसका इधर घटक तो कितना है 6, इतना, तो ये वाला घटक यहाँ तक 6 रहेगा और इधर वाला ये घटक यहाँ पर कितना रहेगा इसका 4, क्योंकि i कैप का गुणांक होगा वो x दिशा में घटक होगा और ये वाला j कैप का जो गुणांक है वो y दिशा में घटक होगा इतना, तो 6 और 4। अब ये सोचना, ये वाली एक छड़ की तरह मानो इसको कि ये एक छड़ है और ये एक छड़ है, लंबवत छड़, दो छड़ रखी हुई है और ये छड़ इस S डैश निर्देश तंत्र में 0.6 वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, इतने वेग से ये गति कर रही हैं, तो इतने वेग से ही गतिशील ये दो छड़ दिखाई देंगी। तो ये कौन सी दिशा में गतिशील है, x दिशा में गतिशील है। तो इसी दिशा में जो छड़ रखी हुई है उसी में लंबाई में संकुचन प्रतीत होगा, तो ये सदिश है वो तो चेंज होगा क्योंकि ये गति की ही दिशा में है, जबकि ये गति के लंबवत दिशा में है L बाई वाला, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो अतः लंबाई संकुचन से पहले यहां पर लिख देना कि यहां पर Lx कितना हो जाएगा 6 मीटर और Ly कितना हो जाएगा 4 मीटर। अब इसमें कितना संकुचन होगा, Lx वाले में तो संकुचन प्रतीत होगा, जबकि Ly उसके लंबवत है, वेग के लंबवत। पहले भी बताया था, कोई भी छड़ इस तरह से गति कर रही है तब इसमें संकुचन प्रतीत नहीं होगा, यदि ये इस तरह से गति कर रही है तब उसमें संकुचन प्रतीत होगा, मतलब वेग की दिशा में ही वो भुजा या छड़ की लंबाई होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें लंबाई संकुचन से, तो Lx डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, Lx 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, इससे निकाल सकते हैं हम Lx डैश। तो Lx डैश हमारे पास कितना आ जाएगा, Lx की वैल्यू हमारे पास 6, 1 माइनस 0.6 c का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये तो आ जाएगा यहां से Lx डैश। और Ly डैश वो है, उसमें कोई भी संकुचन प्रतीत नहीं होगा, Ly डैश इक्वल टू Ly, क्योंकि लिख देंगे क्योंकि Ly वेग की लंबवत दिशा में है, वेग की लंबवत दिशा में है, इसलिए उसमें कोई भी संकोचन प्रतीत नहीं होगा। तो इसमें जो सदिश दिखाई देगा वो दिखाई देगा हमारे पास Lx डैश i कैप प्लस Ly डैश j कैप, इस रूप में दिखाई देगा हमारे पास। तो Lx डैश की वैल्यू कितनी आएगी, निकाल सकते हो 6, 1 माइनस 0.6 अपॉन में c स्क्वायर से c स्क्वायर कट जाएगा, 0.4 बचेगा, 0.4 और 6, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 1.2
इतना हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 0.6, अरे 0.6 का स्क्वायर भी तो होगा ना यहाँ, 0.36 होगा ये, 0.36 और फिर ये बचेगा कितना हो जाएगा 64, 0.64 और 0.64 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 8.8 और ये हो जाएगा 48 यानी कि 4.8 मीटर ये आएगा, ठीक है। 0.6 का स्क्वायर भी हो रहा है इसलिए 0.36 आएगा। तो ये तो LX डैश की वैल्यू आई, अतः लिख सकते हैं हम S डैश निर्देश तंत्र में, अतः S डैश निर्देश तंत्र में, S डैश निर्देश तंत्र में सदिश निम्न होगा, निम्न होगा कितना, L डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, L X डैश I कैप प्लस L Y डैश J कैप, इस तरह से L X डैश कितना हो जाएगा 4.8 मीटर, इसमें मतलब संकुचन हो गया, मतलब ये छोटी दिखाई देगी हमें, 4.8 I कैप और प्लस L Y डैश L Y के बराबर होगा, और L Y कितने के बराबर है 4 मीटर, 4 J कैप मीटर। तो L डैश जो हमें सदिश दिखाई देगा उसमें कितना चेंज आएगा, केवल x कंपोनेंट में, जो 6 है वो छोटा हो जाएगा कितना 4.8, क्योंकि वही वेग की दिशा में उसी में संकुचन हमें प्रतीत होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा है, आ सकता है आगे भी, देखें इसको कंप्लीट करें, सेम लिख दें इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी लंबाई से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दिशा में, अपनी लंबाई से 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दिशा में 0.6 वेग से गतिशील 0.6 c वेग से गतिशील छड़ का प्रतिशत संकुचन ज्ञात कीजिए, छड़ का प्रतिशत संकुचन ज्ञात कीजिए, छड़ का प्रतिशत संकुचन ज्ञात कीजिए। एक छड़ है जो कि 60 डिग्री का कोण बना रही है अपनी वेग की दिशा में, देखें एक निर्देश तंत्र हमने इस तरह से ले लिया x और y, ठीक है, ये छड़ इस तरह से रखी हुई है, एक छड़ इस तरह से, ये एक छड़ रखी हुई है इस तरह से,
किसी भी एंगल से आप 60 डिग्री बना सकते हो, इससे या इससे। मैंने इससे मान लिया कि ये इससे 60 डिग्री का कोण बना रही है और उसी दिशा में गतिशील है, गतिशील दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। मानो वो छड़ है, वो इस दिशा में 0.6 c वेग से गतिशील है। ये छड़ गतिशील है इस वेग, इस दिशा में, x दिशा में। तो x दिशा के साथ हमने कितना कोण मान लिया, 60 डिग्री। ठीक है, और मान लिया कि इस छड़ की जो प्रारंभिक लंबाई है वो कितनी है, L0 है। कितनी मान ली इसकी प्रारंभिक लंबाई, L0। तो इसमें अब हमें प्रतिशत संकुचन ज्ञात करना है, प्रतिशत संकुचन। तो देखो इसका L0 का इधर घटक कितना हो जाएगा, क्योंकि x वाली दिशा में जो भुजा होगी उसी में संकुचन प्रतीत होगा, लंबवत दिशा में संकुचन प्रतीत नहीं होगा। तो उसकी दिशा में इसका घटक निकालते हैं तो L0 cos 60 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा L0 sin 60। थीटा की डायरेक्शन में cos हो जाएगा sin 60। तो यानी कि हमने निकाल लिया कि जो Lx है वो तो कितना है, L0 cos 60 और L0 cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, इसी तरह से Ly है, L0 कितना हो जाएगा, sin 60 और L0 और sin 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ठीक है, ये हो जाएगी Lx और Ly। अब ये छड़ यदि इतने वेग से गतिशील है तो इसमें संकुचन प्रतीत होगा, अतः लंबाई संकुचन से हम निकालते हैं Lx डैश इक्वल टू Lx 1 माइनस की v² क्योंकि लंबाई की अनुदिश दिशा में कौन सी भुजा पड़ रही है, Lx वाली। तो इसमें संकुचन प्रतीत होगा। तो Lx डैश इक्वल टू Lx कितना है, L0/2 और 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर, c² से c² कैंसिल आउट हो जाएगा, L0/2 और इसको लिख देंगे हम 0.36 और 0.64। तो ये आ जाएगा 0.8 L0/2 यानी कि 0.4 L0 आ जाएगा। ठीक है, तो Lx डैश हमारे पास आ गया इतना। अब Ly डैश कितना आएगा, Ly डैश तो सीधा सीधा Ly के बराबर ही होगा और Ly कितना है हमारे पास, √3/2। ये हो जाएगा Ly डैश। तो टोटल L डैश कितना हो जाएगा, L डैश हो जाएगा Lx डैश का स्क्वायर प्लस Ly डैश का स्क्वायर का रूट, जैसे i कैप का घटक का स्क्वायर प्लस j कैप के घटक का स्क्वायर। तो i कैप वाला गुणा किए हैं, या ऐसे लिख दो पहले कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं पहले कि L डैश है, वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसको Lx डैश i कैप प्लस Ly डैश j कैप। Lx डैश कितना है, 0.4 L0 i कैप और प्लस √3/2 L0 j कैप, इस तरह से। तो L डैश का जो परिमाण है, L डैश इसको वेक्टर लिख दिया, इसका जो परिमाण है L डैश का वो कितना हो जाएगा, 0.4 L0 का स्क्वायर और प्लस √3/2 का L0 का होल स्क्वायर। यहां से L0 को कॉमन लेंगे और यहां से कितना बचेगा, 0.4 का स्क्वायर, 0.4 यानी कि 1.16 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, प्लस में 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तब इसमें जो आंसर आएगा उसको देखेंगे, वो आ जाएगा आपके पास टोटल लंबाई। पहले लंबाई थी L0, बाद में लंबाई आई L डैश। तो प्रतिशत संकुचन क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू 100 और प्रतिशत में आएगा ये, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू 100%। ये प्रतिशत संकुचन का फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, और इससे हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आगे हम देख सकते हैं तो लंबाई में परिवर्तन कितना, तो पहले लंबाई ज्यादा थी, बाद में संकुचन हुआ है। तो L0 डैश अपॉन L0 इंटू 100, L डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हुए हमें वैल्यू पुट करनी है। पहले इसको निकालो, पूरा करो इसको कवर। ये जो आंसर आ रहा है आपका 0.9539 L0 इतना आएगा।
और इन वैल्यूज को पुट करके आपको प्रतिशत संकुचन निकाल के बताना है कितना आ रहा है। कैलकुलेट करो इसको पूरा करके। कितना हो जाएगा ये, एल नॉट से एल नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस 0.95 इंटू 100 अपॉन ये रहेगा परसेंट में, ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 100 0.05 और ये 5%। 5% का संकुचन आ जाएगा उसमें, प्रतिशत संकुचन। पूरा कवर करें यहां तक लिखने के बाद, अतः प्रतिशत संकुचन का फॉर्मूला लिखते हुए लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू 100% और पूरा फॉर्मूला लिखते हुए 5% तक पूरा उसको कवर करें। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, उसे हम लिखें। यहां से लिख लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन लिखें, एक घड़ी ठीक समय देती है, एक घड़ी है, आपने काल वृद्धि वाला पढ़ा था फॉर्मूला, कौन सा वाला देखो, टो इक्वल टू टो नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस बेस पर क्वेश्चन है, इसमें जो काल वृद्धि हो जाती थी, मतलब 100 है इज ग्रेटर देन टो नॉट आता था, काल में वृद्धि मतलब कोई भी घड़ी अगर स्थिर अवस्था में है तो इसमें समय तेज चलता है और जितना ज्यादा उसका वेग होगा, v अगर टेंड्स टू सी वेलोसिटी से वो अगर मूव कर रही है तो उसका जो वेग है, सॉरी उसका जो टाइम है उसमें वो धीमे गुजरेगा, मतलब वो घड़ी है वो धीमे चलेगी। ठीक है, ये मतलब था कि घड़ी स्थिर अवस्था में है तो वो तेज चलती है और यदि वो गतिशील अवस्था में है तो वो धीमे चलती है, मतलब समय अंतराल उसमें बढ़ जाएगा, 3 घंटे उसमें बहुत धीरे से गुजरेंगे और अगर स्थिर अवस्था में है तो जल्दी गुजर जाएंगे वो 3 घंटे। ठीक है, बताया था उस टाइम पूरा कि समय है वो सभी के लिए समान नहीं होता, ये कहना था अल्बर्ट आइंस्टाइन का। हम तो कहते हैं सभी के लिए 24 घंटे होते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन सोचते थे कि समय सभी के लिए समान नहीं होता, समय किस पर डिपेंड करता है, वेग पर। तो क्वेश्चन लिखें, एक घड़ी ठीक समय देती है, एक घड़ी ठीक समय देती है तो घड़ी को किस वेग से गति कराएं कि घड़ी 24 घंटे में, घड़ी को किस वेग से गति कराएं कि घड़ी 24 घंटे में 1 मिनट सुस्त प्रतीत होने लगे, कि घड़ी 24 घंटे में 1 मिनट सुस्त प्रतीत होने लगे। मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझें कि एक घड़ी है स्थिर अवस्था में है, किसी भी वेग से गतिशील नहीं है, तब उसमें 24 घंटे पास हो गए पूरे घूम के, इस तरह से 24 घंटे उसमें कंप्लीट हो गए। लेकिन किस वेग से गति कराएं कि अगर एक स्थिर घड़ी में 24 घंटे हो गए तो उसमें 24 घंटे में से 1 मिनट कम गुजरे हों, मतलब 24 गुणा 60 कितना हो जाता है
1440 हो जाएगा, 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, ठीक है 1440। तो मतलब वो इस कितने वेग से गति कराएं कि 24 इतनी मिनट में से 1 मिनट कम, यानी कि कितना हो जाएगा ये 1439। मतलब एक स्थिर घड़ी में तो 1440 मिनट हो गई हैं, जबकि जो गतिशील घड़ी है उसमें केवल ही 1439 मिनट हुई हो। मतलब 1 मिनट कैसी हो गई हो, सुस्त हो गई हो। तो इसमें से किसको टॉ मानेंगे और किसको टॉ नॉट मानेंगे, बता सकते हो? टॉ नॉट और टॉ किसको मानोगे? ये तो कम समय है तो इसको तो टॉ मानेंगे, टॉ नॉट मानेंगे, और टॉ है, टॉ है इसमें ज्यादा होगा और टॉ नॉट है वो कम होगा। दोनों की वैल्यू दे रखी है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपको यहां से b निकालना है। कैसे? टॉ इक्वल टू टॉ नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहां से रूट ऑफ, या ऐसे लिख दो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू टॉ नॉट का स्क्वायर अपॉन टॉ स्क्वायर। तो v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इधर ले जाएंगे 1 माइनस के टॉ स्क्वायर अपॉन टॉ स्क्वायर, टॉ नॉट का स्क्वायर अपॉन टॉ स्क्वायर। तो b बाई सी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास रूट ऑफ 1 माइनस टॉ नॉट अपॉन टॉ का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएंगे ये। तो v इक्वल टू b निकालना है हमें, c 1 माइनस टॉ नॉट का स्क्वायर अपॉन टॉ स्क्वायर। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें क्या निकालना होगा, यहां से वेग, कितना वेग आएगा। तो लिखें इसको, क्वेश्चन को, ये ध्यान रखना है कि किसको टॉ मानना है और किसको टॉ नॉट। हमेशा ये ध्यान रखना टॉ इज ग्रेटर देन टॉ नॉट होता है, तो बड़े वाले को हमें टॉ मानना होगा, बड़े समय को 1440 वाले को हमें क्या मानना होगा, टॉ। इस तरह से इनको लिखो पहले, फिर लिखना चूंकि काल वृद्धि से, और इसको लिखते हुए फॉर्मूला निकालो। और यहाँ पर v की जो वैल्यू आएगी आपकी 0.117 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगी। ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू पुट करना और उसमें लिखना। पॉइंट 1117 है, 0.1117 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कर लोगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट। इसके आगे फिर देखेंगे हम लॉरेंज रूपांतरण है उसको प्रदिश रूप में हम व्यक्त करेंगे। फिर लॉरेंज रूपांतरण की जो समीकरण आई है उनको हम एक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे लॉरेंज रूपांतरण का सह प्रसरण रूप कहते हैं। इसे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।